दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक न एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग षड्यंत्र बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई और लोग भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है सरिता विहार। बात कर रहा हूँ मैं 26 फरवरी 2024 की सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास की, जब लोग अपनी नौकरी पर जा रहे थे तो देखते हैं कि सरिता विहार रेलवे लाइन किनारे एक बोरी पड़ी हुई है, जिसे देखकर लोगों को थोड़ी शंका महसूस होती है। इसीलिए लोग इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस बोरी को खोलती है तो देखती है कि उस बोरी के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसकी उम्र है लगभग 24 या 25 साल के आसपास। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके शरीर पर कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त भी नहीं कर पाता है, जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद ये लड़की इस इलाके की रहने वाली नहीं है। पुलिस जब उसके कपड़ों की तलाशी लेती है तो उसकी जेब से एक लेटर मिलता है, जिस पर लिखा गया था कि मेरे साथ अश्लील हरकत किया गया है और मेरा अश्लील वीडियो भी बनाया गया है, और ये हरकत कोई और नहीं बल्कि आयुष और उसके 2 दोस्तों ने किया है। उस लेटर पर आयुष का मोबाइल नंबर भी लिखा गया था। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगाती है तो उधर से एक लड़का फ़ोन उठाता है। पुलिस जब उससे उसका नाम पूछती है तो वो लड़का अपना नाम आयुष ही बताता है, जो बुराड़ी इलाके का रहने वाला है। पुलिस आयुष को थाने में बुला लेती है। पुलिस जब उस लड़की की डेड बॉडी की फ़ोटो आयुष को दिखाती है और उससे उस लड़की की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो आयुष पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने इस लड़की को कभी देखा ही नहीं है और ना तो मैं इसको जानता हूँ। जरूर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी पुलिस आयुष से और भी कई तरह का सवाल करती है, जिससे पुलिस को लगता है कि शायद आयुष सच बोल रहा है। इसीलिए पुलिस अब उस लड़की की डेड बॉडी के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। पुलिस जब थोड़ी सी कोशिश करती है तो आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है और पुलिस को मालूम चलता है कि उस लड़की का नाम सुरभि है। सुरभि जो दक्षिण पूर्वी दिल्ली अंबेडकर नगर के दक्षिणपुरी की रहने वाली है। सुरभि के पिता जो गार्ड की नौकरी करते हैं। पुलिस को जैसे ही सुरभि के घर का पता मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ सुरभि के घर पर जाती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात सुरभि के पिता से होती है। पुलिस जब सुरभि के पिता से पूछताछ करती है तो सुरभि के पिता कहते हैं कि साहब, किसी ने मेरी बेटी के नंबर पर फ़ोन किया था नौकरी देने के लिए, इसीलिए मेरी बेटी इंटरव्यू देने के लिए गई थी। इधर जैसे ही सुरभि के पिता को मालूम चलता है कि उसकी बेटी की हत्या कर दिया गया है, पूरा परिवार चीख चीख कर रोने लगता है। पुलिस सुरभि के परिवार वालों से ही उसकी हैंडराइटिंग के कुछ सैंपल लेती है और उसकी जेब से जो लेटर मिला था उसकी राइटिंग से मैच कराती है तो मालूम चलता है कि सुरभि के जेब से जो लेटर मिला था वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि सुरभि ने ही लिखा था। इसीलिए पुलिस सुरभि के परिवार वालों को लेकर थाने पहुंच जाती है और उनको आयुष को दिखाती है। सुरभि के परिवार वाले जब आयुष को देखते हैं तो उसको देखकर पहचानने से ही इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि साहब, हमने इस लड़के को ना तो पहले कभी देखा है और ना ही इसका नाम जानते हैं। पुलिस अब उस व्यक्ति के बारे में पता लगाती है कि आखिरकार वो कौन है जिसने सुरभि को फ़ोन करके इंटरव्यू देने के लिए बुलाया था। पुलिस उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए सुरभि के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि 25 फरवरी 2024 को सुरभि के मोबाइल पर एक ही नंबर से कई बार फ़ोन आया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है
कि वो नंबर किसी दिनेश के नाम पर रजिस्टर्ड है। दिनेश, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो संगम बिहार का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही दिनेश का पता मिल जाता है, पुलिस दिनेश के घर पर जाती है और वहां से दिनेश को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर दिनेश से सुरभि की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर दिनेश अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन दिनेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस वालों के भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। बलसवा क्षेत्र का रहने वाला धीरेन्द्र एक हत्या के आरोप में जेल चला जाता है। धीरेन्द्र जब जेल में जाता है तो जेल के अंदर ही धीरेन्द्र की मुलाकात एक कैदी से होती है जिसका नाम है बंटी। बंटी जो पहले से ही एक छटा हुआ बदमाश है। धीरेन्द्र जब जेल में चला जाता है तो जेल में ही उसका बंटी के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। आए दिन हर रोज जब दोनों के बीच में झगड़ा तकरार होता है, वहां के कैदी दोनों को छुड़ा तो देते हैं, लेकिन दोनों के बीच में इस प्रकार से दुश्मनी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, इधर दिनेश भी एक चोरी के मामले में उसी जेल में चला जाता है। दिनेश भी जब जेल में पहुंचता है तो दिनेश की दोस्ती धीरेन्द्र से हो जाती है। उसके बाद जेल के अंदर ही दिनेश और धीरेन्द्र बंटी को सबक सिखाने का सोच लेते हैं। लगभग 2 महीने पहले धीरेन्द्र और दिनेश एक साथ ही जमानत पर रिहा होकर आते हैं और इसी संगम बिहार में आकर एक किराए का कमरा लेकर दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। उसके बाद दोनों बंटी से बदला लेने के लिए उसके बारे में पता लगाते हैं तो मालूम चलता है कि बंटी बुराड़ी इलाके का ही रहने वाला है और बंटी का ही भाई है आयुष। दोनों को मालूम चलता है कि बंटी के पास 200 गज का प्लाट है जिसकी देखरेख उसका भाई आयुष ही करता है। इधर धीरेन्द्र और दिनेश बंटी को सबक सिखाने के लिए काफी बेहतरीन तरीके से एक षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल दोनों एक ऐसा षड्यंत्र बनाते हैं जिसकी वजह से आयुष जेल चला जाए और फिर उसके प्लाट पर ये दोनों कब्जा कर लें। एक दिन दिनेश जब अपनी प्रेमिका से बातचीत कर रहा था तो बातों बातों में ही दिनेश को मालूम चलता है कि उसकी प्रेमिका की एक सहेली है जिसका नाम है सुरभि, जो एक नौकरी की तलाश कर रही है। दिनेश को जैसे ही मालूम चलता है, अपनी प्रेमिका को अपने पास बुलाता है और अपने ही मोबाइल से सुरभि के नंबर पर फोन करवाता है। दिनेश की प्रेमिका अपनी सहेली सुरभि से कहती है कि अगर तुमको नौकरी चाहिए तो आकर मेरे बॉयफ्रेंड से मुलाकात कर लेना। जैसे ही नौकरी के लिए कहती है, सुरभि भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर 25 फरवरी 2024 को सुबह सुबह तैयार होकर दिनेश से मुलाकात करने के लिए संगम बिहार उसके किराए के कमरे पर पहुंच जाती है। इधर दिनेश और धीरेन्द्र अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पहले से ही अपने इसी षड्यंत्र में अपने एक और दोस्त सौरभ भारद्वाज को भी शामिल कर लेते हैं। सुरभि जब दिनेश के कमरे पर पहुंचती है तो उस वक्त दिनेश, धीरेन्द्र और उसका दोस्त सौरभ भारद्वाज तीनों कमरे पर ही मौजूद थे। सुरभि जैसे ही दिनेश के कमरे पर पहुंचती है, ये तीनों मिलकर सुरभि को धर दबोच लेते हैं और फिर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। साथ ही साथ उस पल का कुछ फोटो और वीडियो भी अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं। जब इन तीनों की अपनी हवस पूरी हो जाती है, उसके बाद सुरभि इन तीनों के सामने अपने हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की रहम की भीख मांगने लगती है। कहती है कि तुम लोगों को जो कुछ भी करना था तुम लोगों ने मेरे साथ कर लिया, लेकिन अब मुझको छोड़ दो। लेकिन ये तीनों इतनी आसानी से सुरभि को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि सुरभि को धमकी देते हुए कहते हैं कि जैसा हम लोग कह रहे हैं तुम बिल्कुल वैसा ही करो, नहीं तो हमने जो वीडियो बनाया है उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। ये तीनों मिलकर सुरभि को एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि इस पर लिखो कि तुम्हारे साथ आयुष और उसके 2 साथियों ने तुम्हारे साथ गलत काम किया है। साथ ही साथ उसका कुछ फोटो और वीडियो भी बना लिया है और इस लेटर पर आयुष का मोबाइल नंबर भी लिखो। सुरभि अपनी जान बचाने के लिए इन तीनों के सामने इस प्रकार से मजबूर हो जाती है कि ना चाहते हुए भी उस लेटर को लिख देती है। उसके बाद ये तीनों मिलकर उसी कमरे के अंदर सुरभि की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। सुरभि की जब मौत हो जाती है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए
फिर से एक षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल दिनेश सुरभि की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने दो साथियों से बातचीत करता है, जिनमें से एक का नाम है रहीमुद्दीन, दूसरे का नाम है बंटी। उसी रात को ही दिनेश इन दोनों से कहता है कि हमारे पास एक डेड बॉडी है और अगर तुमने उस डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया तो बदले में हम तुमको 10,000 रुपया देंगे। 10,000 रुपये का जब लालच देते हैं, ये दोनों दिनेश की बातों में आ जाते हैं और दिनेश के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद दिनेश एक टैक्सी बुक करता है, अपने पास बुलाता है। इधर सुरभि की डेड बॉडी को एक बोरी में पैक कर देता है और रहीमुद्दीन और बंटी के हवाले कर देता है। रहीमुद्दीन और बंटी सुरभि की डेड बॉडी को उसी टैक्सी में लेकर तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं और सरिता विहार रेलवे लाइन किनारे पहुंच जाते हैं और उसी रेलवे लाइन किनारे उस बोरी को फेंक देते हैं और फिर वहां से दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। वाकई में दिनेश जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस दिनेश की निशानदेही पर उसके दोस्त धीरेन्द्र, सौरभ भारद्वाज, रहीमुद्दीन और बंटी इन चारों को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन पांचों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन सब के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन सबको जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर हैं जो अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो को ही नहीं देखते हैं बल्कि अपना प्यार भी मुझे देते हैं। उनमें से एक है खबर क्राइम तक, दूसरे मेरे व्यूअर हैं कल्पना द्विवेदी जी जो सुल्तानपुर की रहने वाली हैं, तीसरे मेरे व्यूअर हैं विशाल मोटिव हब, चौथे मेरे व्यूअर हैं जगन मेहर जी, पांचवें मेरे व्यूअर हैं जॉय गुरु जी, छठवें मेरे व्यूअर हैं अरविंद माने जी और लास्ट मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद शकील जी। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी जब भी मेरी वीडियो पर कमेंट किया करें तो साथ ही साथ अपना पता भी मुझे लिख दिया करें, ताकि आपके नाम के साथ आपका एड्रेस लेने में भी हमको काफ़ी अच्छा लगेगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।